वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित वत्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन चैनल युवा आईएएस पर। जैसा कि आप लोगों की मालूम है कि 2021 पीसीएस की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें करंट अफेयर्स की 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम एक नए टॉपिक के साथ, नए सीरीज़ के साथ फिर से आज उपस्थित हैं। आप लोगों से निवेदन भी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हमने वीडियो में बनाए उसको बार बार देखिए। और विगत यूपी पीसीएस की जो 2 परीक्षाएं हुई, जैसे जीआईसी लेक्चरर की और आश्रम पद्धति की, उन परीक्षाओं को भी ध्यान से देखिए कि इस क्लास से कितने प्रश्न वहां से मिले या किस तरीके से, इसको भी आप लोग देखते रहिए। आज हम प्रश्नों की एक सीरीज में, एक नई सीरीज के साथ आए हैं, जिसमें 2-4 क्वेश्चन पिछले वाली सीरीज की कड़ी के हैं, जिसमें कुछ इंडेक्स रह गए थे। आज हम उसमें 1-2 घटनाओं के साथ पुस्तकों के सेगमेंट को लेकर के आए हैं। इसमें हमने लगभग 15 से 20 पुस्तकों को चयन किया है और विकल्प हमने ऐसे बनाए हैं कि आपके 50 से 60 पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। तो आज व्याख्यात्मक कम रहेगा, तथ्यात्मक चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। इसलिए आप आज के सेगमेंट को, जो हमने प्रश्न बनाया है उसके आंसर को तो नोट करिएगा ही। जब हम उसके आंसर को व्याख्यायित करेंगे तो किताबों का नाम हम आपको नोट कराएंगे, तो उसमें लिखते चले जाएंगे। उसको भी आप YouTube से डाउनलोड करके देख करके किताबों को नोट कर लीजिएगा। और विगत 1 महीने के अंदर जो नई किताबों का मतलब 30 सितंबर तक, आज की डेट तक जो विमोचन हुए होंगे, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 24 तारीख को एग्जाम है। तो लगभग 20 दिन के पहले की घटनाएं करंट अफेयर्स में यूपी पीसीएस के कमीशन में कवर की जाती है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका इसका, जर्मनवाच संस्था द्वारा देखिए, यहाँ हमने बताया कि जब इंडेक्स आप पढ़ते हैं तो हमने पहले ही दिन इंडेक्सों की शुरुआत में बताया था कि 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। कौन सी संस्था जारी करती है, कितने देशों शामिल हैं, क्या उसके मुख्य मानदंड हैं, पहला देश, अंतिम देश और भारत की छवि क्या है। इतनी आपको चीज़ें ध्यान रखें। तो इसी ये कह रहा है जर्मन, ये प्रश्न हमने पढ़ा दिए हैं आपको इस पिछली सीरीज में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमको लग रहा था, इसलिए हमने इसमें 1-2 प्रश्न अतिरिक्त बना दिए। तो पहली बात तो जर्मनवाच संस्था है। ये संस्था कहाँ की है? जर्मनी की है। जर्मनवाच संस्था के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम, इसको शब्द को ध्यान में रखिएगा। देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात हो रही के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे जलवायु प्रभावित देश था। यह भी हमने पिछली सीरीज में किया था। यह बिल्कुल सही कथन है, आपको यहाँ सही कथन का भी चयन करना है। फिर कह रहे हैं कि सर्वाधिक 10 जलवायु प्रभावित देशों में नुकसान के दृष्टि, यहाँ इकोनॉमिकली दृष्टि से बात हो रही, इकोनॉमिक की दृष्टि से बात कर रही हो रही कि 10 जलवायु प्रभावित देशों में सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ? भारत को। और अफ्रीकी देश मोजाम्बिक इसमें जो है सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है कि मोजाम्बिक जो है नंबर 1 पर है जलवायु जोखिम सूचकांक में, और जलवायु जोखिम सूचकांक में मोजाम्बिक नंबर 1 पर है। भारत का स्थान 7वां है। और सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक प्रभावित देशों की, मतलब प्रभावित देशों में सर्वाधिक नुकसान किसको इकोनॉमिकली हो रहा है? तो वो हो रहा है भारत को, हो रहा है इंडिया को हो रहा है। अर्थात आपके प्रश्न का आंसर सही। इस इंडेक्स को हम 2-3 प्रश्न बना चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। यहाँ से किसी न किसी रूप में एक प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस में चाहे आरओ में, रहना तय मान के चलिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयरिस एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड। देखिए, ये प्रश्न को भी हम बता चुके हैं आपको। आयरिस एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन हेल्ट द्वारा संयुक्त रूप से जारी, इस पर हमने पूछा था, प्रश्न बनाया आपको। वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक में हमने आपको बताया था कि कितने देश शामिल है। इसके पहले देशों की संख्या है 107, आपका आंसर कितना है? 107 देश शामिल है, ठीक। और 94 भारत की रैंकिंग है, ये हमने आपको बताया था। भारत की रैंकिंग जो है 94, ये पिछले क्वेश्चन से हमने चर्चा किया था। और पिछले वर्ष क्या था इसमें? पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी? पिछले वर्ष जो है 102 थी, ये भी हमने चर्चा कर दिया है आपको। रैंकिंग 102 थी, ये भी हमने आपको पिछले वीडियोस में प्रश्न बना दिया। बस हुआ क्या कि वहां हमने आपको ये पूछा था भारत की रैंकिंग कितनी, यहाँ हमने पूछा कि इस सूचकांक में
देश कितने शामिल है। अर्थात भूख सूचकांक पे आप देखें तो जरूर प्रश्न आता है, एक ऐसा सूचकांक जिसमें भारत नकारात्मकता पे जाए या सकारात्मकता पे जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है, परीक्षा के लिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये देखिए नए प्रश्न है ये प्रश्न जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंस सेगमेंट में आपका आएगा करंट में। लेकिन प्रश्न क्या है कि सितंबर 2020 में वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, नेचर पत्रिका है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सी रिपोर्ट है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जैव विविधता का, भारत में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, मतलब कि यदि पूरे विश्व में जैव विविधता को आप 100 मानक दे रहे हैं तो 100 में से कितने प्रतिशत जैव विविधता विश्व की भारत में है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके यूपीएससी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में भी आने की संभावना है। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में अपडेट आपको मिले पढ़ते वक्त उसको ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है आप देखिएगा, यूपीएससी में भी जैसे यहाँ से 4-5 प्रश्न बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे, इसको ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन मिनिमम इतने प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये कह रहा है जैव विविधता कितनी है भारत में? 8%। पूरे विश्व का जैव विविधता में जो है भारत में कितना है? 8%। भारत में 8% है। पूरे विश्व का जैव विविधता भारत में कितना है? 8%। ठीक, फिर जो जैव विविधता कितनी है, मतलब उसमें 12% क्या है? 12% है स्तनधारी, 12% क्या है? स्तनधारी। 19% क्या है? उभयचर। क्या है? उभयचर जैव विविधता में। और पक्षी कितने हैं? 3%। पक्षियों की जो प्रजाति है वो कितनी है भारत में? 3%। देखिए अब फिर से इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 3 सितंबर 2020 को वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भारत में जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर है क्या? 8%। आपका आंसर है 8%। आपका आंसर क्या है? 8% है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि जो जैव विविधता है भारत में उसमें 12% स्तनधारी है, उसमें 19% उभयचर है, उसमें 3% पक्षी हैं। ये जैव विविधता 1970 से लेकर के 2016 तक के आंकड़े पर आधारित है। 1970 से 2016 तक का आंकड़ा इसमें लिया गया और इसमें बताया जा रहा है कि 1970 से 2016 तक 68% कशेरुकों का जो है कमी, कि 68% कशेरुकी जीव कम हुए हैं। कशेरुकी जीव जो है, जीवों की संख्या कम हुई है। क्या हुई है? कम हुई है। मतलब पूरे विश्व में जैव विविधता ह्रास की दर बढ़ रही है और उसमें 68% कशेरुकी जीवों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, जो 1970 से 2016 तक में कमी कितनी प्रतिशत है? 68% की कमी आई है। ठीक, और यह वर्ल्ड वाइड जो नेचर है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आंकड़े को जारी करती है। 2 वर्ष पर आंकड़े को जारी करती है। कितने पर जारी करती है? 2 वर्ष पर। प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आंकड़ों को जारी करता है। मतलब यह इंडेक्स प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यह इंडेक्स हर 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष बाद यह सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। 2 वर्षों बाद ये इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जून 2021 में, देखिए इस शब्दों को ध्यान रखिएगा। जून 2021 में ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स, इस पर भी हमने प्रश्न आपको करवा चुके हैं, इस रिपोर्ट पर भी।
लेकिन इसमें पूछ रहा है कि EIU इकोनॉमिस्ट द्वारा EIU इस पर हमने 2-4 प्रश्न करवाए, क्योंकि इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 140 शहरों में इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है, इस पर डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है इस पर, हमने सारे प्रश्न को करवाया है। ऑकलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, ऑकलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। इस पर हमने पहला, अंतिम, भारत 46वें में भारत में कौन है, ये सब हम पिछले वीडियोस में आप जाइएगा, वहां से हमने प्रश्नों को करवा दिया है इसमें। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, इसमें कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा, देखिए जहां जहां नीति आई वहां प्रीति कर लीजिए। हमने आपसे कहा था कि जहां जहां नीति आयोग कोई सूचकांक जारी कर रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग से प्रीति कर लीजिए तो कमीशन से भी प्रीति हो जाएगी। नीति आयोग द्वारा देखिए इंडेक्स क्या है, निर्यात तैयारी सूचकांक, शब्द को एकदम ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अब तक के सूचकांकों से लीक से हट करके है। निर्यात है, निर्यात शब्द का है, निर्यात तैयारी सूचकांक, और ये किसमें है, भारतीय राज्यों में। पूछ रहा है कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है, अर्थात प्रश्न की थीम को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत की समग्र सूची में, समग्र निर्यात सूची में, मतलब सभी राज्यों, मुख्य राज्यों में समग्र निर्यात सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इसमें है आपका गुजरात। तो इसमें कौन है सूचकांक में प्रथम शीर्ष स्थान पर, शीर्ष स्थान पर है गुजरात। अमिताभ बच्चन कहते थे कुछ दिन तो ठहरिए गुजरात में, ये आपका आंसर है, क्या है, गुजरात है ये आंसर, ठीक। फिर जो राजस्थान है यह किसमें है, यह भू स्थलबद्ध, भूस्थलबद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। कौन, राजस्थान। लैंडलॉक्ड की श्रेणी में प्रथम स्थान पर राजस्थान है, लैंडलॉक्ड की श्रेणी में। उत्तराखंड जो है यह हिमालयी राज्यों की श्रेणी में है, हिमालयी राज्यों की श्रेणी में, हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। कौन, श्रेणी में प्रथम कौन है, उत्तराखंड। और जो दिल्ली है यह केंद्र शासित व छोटे राज्यों में प्रथम। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपीसीएस के लिए, आप एकदम ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस की दृष्टि से, पीएससी की दृष्टि से एकदम ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से इस प्रश्न को समझिए। नीति आयोग ने सभी राज्यों में, प्रमुख हिमालयी राज्यों में, केंद्र शासित छोटे राज्यों में, लैंड लॉक्ड राज्यों में, ये सब में एक प्रतिस्पर्धा, एक सूचकांक जारी किया कि किस राज्य का निर्यात ज्यादा है। तो उसमें जो है समग्रता पूरे राज्यों की दृष्टि से देखिए, समग्र दृष्टि या मुख्य राज्यों में गुजरात, लैंड लॉक्ड राज्यों में राजस्थान, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड, केंद्र शासित छोटे राज्यों में दिल्ली। यहाँ हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको भी आप करिएगा। कभी कभी यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। होमवर्क क्या है कि आप पता करिए कितने हिमालयी राज्य हैं भारत में, कितने हिमालयी राज्य हैं, ठीक। आपको ये मालूम है कितने समुद्र से किनारा रखते हैं, उसके अलावा स्थलखंड राज्य कितने हो गए, स्थलबद्ध राज्य कितने हैं, इनका भी नाम नोट करिए। स्थलबद्ध और समुद्र वाला ये नाम नोट करिए। समुद्र तटीय राज्यों की संख्या क्या है, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक। इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, इसको भी आप होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। ये काम आप अतिरिक्त कर लीजिएगा इस प्रश्न के साथ। फिर आइए कुछ प्लेसेस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमने इस श्रृंखला में पूरा आपको ये कोशिश की है कि करंट अफेयर्स के हर सेगमेंट को आपको बताएं,
कोशिश ये है कि आपको एक समझ विकसित करें कि करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त कहाँ कहाँ ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को प्रीलिम्स के लिए लेना है, कैसे मेंस की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसको आप श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, बार बार वीडियोज़ को देखिए। ज़्यादा समय की वीडियोज़ नहीं, 10 घंटे 12 घंटे की वीडियो हैं, 14-15 घंटे अगर आप हमारे साथ 15-20 घंटे इस वीडियोज़ के साथ दे दिए तो 20 घंटे में आपके करंट अफेयर्स के 70 से 80% प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये कि हाल ही में विशाल डायनासोर का कंकाल मिला है, वो कहाँ मिला है? ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट भी, ये नाम है, ये ग है, हिंदी वर्जन में यहाँ ग है, अंग्रेजी वर्जन में लुम्फेंग लिख दिया गया है, अर्थात ये आपका आंसर भी यही है, ये आपका आंसर यही है लुम्फेंग। यह कहाँ है? चीन में विशाल डायनासोर के कंकाल जो है लुम्फेंग में मिले। कहाँ मिले हैं? चीन में विशाल जो है डायनासोर के कंकाल आपको मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है ये सिस्सू है, ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किस लिए फेमस है इसको भी जानना जरूरी, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ विश्व का, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो है क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाहौर स्पीति जिले में है। किस जिले में? लाहौर स्पीति। जो काया है इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये काया शब्द जो है ये पूछा है आपका, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पूर्वी म्यांमार, कहाँ? पूर्वी म्यांमार में स्थित एक स्थल है काया। और यहाँ जो है यूएनओ ने यहाँ भूखमरी, मतलब कि कोविड के द्वारा और इस संकट के द्वारा यहाँ भूख से लोगों की मृत्यु के बारे में चर्चा में रहा, लोगों की मृत्यु के संदर्भ में चर्चा में रहा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये काया, ये कहाँ पे है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न का आंसर ये होगा। ये सारे स्थान हमने इंपॉर्टेंट रखा। ये कहाँ है? ये नागालैंड में है। और ये जो है खानाम जो है भारत का पहला और विश्व का भी पहला, भारत का पहला और एशिया का पहला, तो भारत का भी पहला हो जाएगा, भारत का भी पहला क्या है? ग्रीन विलेज है। क्या है? ग्रीन विलेज, हरित ग्राम। ग्रीन विलेज क्या है? ये हरित ग्राम। क्या है ये? हरित ग्राम। हरित ग्राम मतलब यहाँ सारे जो संसाधन हैं वो CO2 का उत्सर्जन नहीं करते, जो सोर्सेस हैं, और पेड़ वृक्ष पर्यावरण इसकी बहुतायत है। तो सारा जो है इस तरीके सोलर सिस्टम सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ भी है वो पर्यावरण प्रदूषण करने वाली, ग्लोबल वार्मिंग करने वाली चीज़ों से मतलब नहीं। कहाँ पे है? ये नागालैंड में है, इसको आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वहीं कोहिमा से कुछ दूर पर है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के चारों सेगमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, इसीलिए हमने चारों का डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2021 को, ध्यान रखिएगा ये डेट, 23 जनवरी 2021 को ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 98% मैं बता रहा हूँ उस प्रश्न की संभावना है परीक्षा में आने की, चाहे वो आपके यूपीपीसीएस में आए, चाहे आरओ में आए, चाहे यूपीएससी में आए, किसी न किसी परीक्षा में जो आपकी आगामी में आने वाली है उसमें होने वाली परीक्षाओं में यूपी के किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए ये इसकी शुरुआत हुई है हरिपुरा में, आपका आंसर है हरिपुरा। ठीक, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में। यह क्यों चर्चा में है? देखिए सुभाष बाबू को जो है
सुभाष बाबू की जन्मतिथि क्या है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भारत सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पराक्रम दिवस। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस, और इसी हरिपुरा में कांग्रेस का जो है, हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। अधिवेशन आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं, अधिवेशन गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। 2 गांव, एक हरिपुरा में गांव में अधिवेशन और दूसरा फैजपुर। इन दोनों अधिवेशन कांग्रेस के कहाँ हुए थे? गांव में। तो उसी गांव में ये हुआ था, इसीलिए हरिपुरा गांव में सुभाष बाबू के जन्मदिन के अवसर पर ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक, आपको एक साथ 3 सेगमेंट ध्यान रखते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन आज़ादी के पहले 2 बार गांव में हुए थे, एक हरिपुरा गुजरात में, दूसरा फैजपुर बंगाल में, यहाँ पे हुआ था। इसलिए उस घटना की याद में और 23 जनवरी को उनके पराक्रम दिवस की याद में यहाँ पे जो है आपको यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह योजना इंपॉर्टेंट है। ई-ग्राम विश्वग्राम, गांधी जी का सपना था कि भारत गांव में बसता है, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया। ठीक, फिर अगला जो इस विकल्प में जो शब्द दिया गया है, झाझरा क्षेत्र। झाझरा क्षेत्र क्या है? झाझरा क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड के देहरादून के पास स्थित है और विज्ञान सिटी के रूप में इसको बनाया जा रहा है। केंद्र उत्तराखंड के देहरादून के झाझरा क्षेत्र में, ये जो है उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में देहरादून जो है उत्तराखंड की वर्तमान में अस्थायी राजधानी भी है देहरादून में। और देहरादून में आपका वन रिजर्व सेंटर है और तकनीकी वाला क्षेत्र भी, देहरादून कुछ प्रमुख संस्थान भी है, उसको आप याद रख लीजिएगा। यहीं पे झाझरा क्षेत्र में विज्ञान सिटी बनाई जा रही है। विज्ञान सिटी, विज्ञान शहर, अर्थात साइंस सिटी बनाई जा रही है। आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में साइंस सिटी बनी हुई है। ठीक, जो ये भिंड है, भिंड क्या है? भिंड है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? भिंड है मध्य प्रदेश में। भिंड और मुरैना, आपने नाम सुना हो, भिंड और मुरैना डाकुओं के लिए बड़ा फेमस है और यहाँ खनन वगैरह भी होता है। तो भिंड और मुरैना थी। भिंड में जो डाकुओं के खात्मे के समय, डाकुओं के खात्मे के लिए, खात्मे के अभियान में जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने अपनी शहादत दी थी, उन्हीं की याद में क्या, पुलिस वालों की याद में क्या है? याद में ये संग्रहालय बनाया जा रहा है। संग्रहालय, इसलिए भिंड इंपॉर्टेंट, अपनी तरीके का अनूठा संग्रहालय, क्योंकि इसमें जो डाकुओं को इनकाउंटर में जो डाकू मारे गए उनके द्वारा फिर जो सामग्री प्राप्त की गई, उन जैसे उनके बंदूकों का, उनके उपयोग करने वाली वस्तुओं का और इन पुलिस वालों की स्मृतियों में इनकी स्मृतियों का, सब कुछ का एक अनूठा संग्रह है। तो इसमें आपका क्या अनूठा संग्रहालय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाए। और तिरुवनंतपुरम क्या है? देखिए यहाँ पर हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। क्या किया गया? हाथी रिजर्व की यहाँ पे स्थापना की गई। किसकी? हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, उसी के दिन में ये किया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हाथी दिवस? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में भी इस प्रश्न को डाला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारे आए हुए प्रश्नों से कम प्रश्न जानबूझ करके डाला जा रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि देखिए एक साल के करंट अफेयर्स को जब कवर करना है तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स वो रहेंगे जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, और जो इससे छूट जा रहे हैं हम उसको करंट अफेयर्स की श्रृंखला में, टेस्ट श्रृंखला में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे ये होगा कि आपका 500 प्रश्न ये और उन 10 प्रश्नों में लगभग 20 से 25 प्रश्नों की श्रृंखला रखी जाती है, तो 200 प्रश्न, अर्थात कहीं से भी प्रश्न आए आपको परीक्षा में 70 से 80% प्रश्न करंट के मिलने ही मिलने हैं, और जो आपकी सफलता के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए जो है आप दोनों को, हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया अभी तक, लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है, और पुराने पेपर को लीजिए, यूट्यूब पे उसको देखिए, आंसर वगैरह सब मिल जाते हैं, इन सब को ध्यान में रखिए और इस परीक्षा को, अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए हमारे प्रयास में अपना भी सहयोग दीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भी प्रश्न बन सकता है, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 124वीं। पूछा जा रहा है यह युद्ध कहाँ लड़ा गया? देखिए, यह युद्ध लड़ा गया समाना गांव में। यह बलूचिस्तान वाला, अफगान और बलूचिस्तान का बेल्ट है। बलूचिस्तान और अफगान सीमा पर लगा। अफगान की बड़ी चर्चा अफगान सीमा से आगे बलूचिस्तान के क्षेत्र में है ये समाना गांव। इसमें जो है ब्रिटिश सेना की तरफ से, इसमें जो है ब्रिटिश सेना की तरफ से, ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए, ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए 21 जो है भारतीय सिख, 21 भारतीय सिख सैनिक, भारतीय सिख सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, वीरगति को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसी कहानी के ऊपर वो फिल्म बनी है केसरी, इसी कहानी के ऊपर वो फिल्म बनी है केसरी। इसको भी ध्यान रखें, अक्षय कुमार की फिल्म है, उसको आप देख लीजिएगा। ये इसकी शहादत की, इसकी वीरता की और इसलिए इसका प्रश्न का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। अफगान बलूचिस्तान की सीमा पर अफगान कबायलियों से, अफगानिस्तानों से लड़ते हुए जो है ब्रिटिश सैनिकों को, ब्रिटिश जो है उसकी रक्षा करते हुए के सैनिक जो शहीद हुए थे, उनकी याद में यह युद्ध लड़ा जाता है। ठीक, आपको ध्यान, अफरीदी और कर्जियों के खिलाफ लड़ा था। ठीक, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको नेक्स्ट प्रश्न, अब यहीं से हम प्रश्नों ने बुक की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ हम आपको तथ्यात्मक चीजें बहुत नहीं, तथ्यात्मक चीजें ही है, यहाँ विश्लेषण की चीजें नहीं। आपको पहले तो देखिए 9 से 25 तक की श्रृंखला हम लेके जाएंगे, अर्थात 16 प्रश्न तो सीधे सीधे हमने किताबों का नाम आंसर के साथ दिया है, बाकी 3 का नाम हमको नोट डाउन करेंगे हम आपको, ताकि आप उसको भी ध्यान रखें कि ये किताबें इंपॉर्टेंट है। और एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पकड़ लेंगे आसानी के साथ। जैसे जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, देखिए ऐसी पुस्तकें जो चर्चा में रहती पूछी जाती है। देखिए इसमें हमने उत्तर दिया है विनय सतपथी, तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि लेखक कौन है? विनय सतपथी। कौन है? विनय सतपथी। कौन है यहाँ पे? विनय सतपथी। इसको जो है विनय सीतापति इसके जो है लेखक है, विनय सीतापति इसके लेखक है। ठीक, इस पुस्तक के बारे में चर्चा, क्योंकि ये पुस्तक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। इस पुस्तक में बड़ी चर्चा हुई है, सीतापति जी ने इसमें बताया है कि बीजेपी के पहले, मतलब मोदी के आने के पहले बीजेपी की क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, कैसे वो फंक्शन करती थी, उस सब चीज़ों का वर्णन इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट किताब है, मैं प्रवीण तोगड़िया जी, इनकी जो किताब है वो 26/11, इनकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? 26/11 जो है 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर, ब्रेव हार्ट माई इनकाउंटर, ब्रेव हार्ट माई इनकाउंटर विद टेररिस्ट दैट नाइट। यह किताब जो है इन्होंने उस पर लिखी कि 26/11 का जो हमला हुआ था, ब्रेव हार्ट अपने एड्रेस देखिए जो सामने, तो इनकाउंटर विद द टेररिस्ट दैट नाइट, उस रात की घटना में कैसे हम लोगों ने इनकाउंटर किया,
इसलिए इम्पोर्टेंट है और इस किताब की खूब चर्चा रही लोगों में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए तमल पदों का हम कहें, देखिए इससे ये जो हम यहाँ सिर्फ किताबों का नाम आपको लिखते चले जाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलने की संभावना है। यूपी पीसीएस में भी एक प्रश्न किताबों से पूछता है और एक प्रश्न आईएएस में भी किताबों से पूछता है। मैं बार बार कहता हूँ, जो चर्चित किताबें हैं, राजनयिकों की किताबें हैं, वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे कुछ न कुछ मिले, या अंतिम पायदान या कुछ भी तरीके की उस किताब का कोई न कोई इंपॉर्टेंट हो तभी वो पूछता है। ठीक, तमल बंदोपाध्याय की जो किताब है पेंडेमोनियम, इनकी किताब का नाम है पेंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। द ग्रेट इंडियन पैंडेमोनियम, सॉरी क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। ट्रेजेडी ये है, इसको कट कर दीजिए। ठीक, फिर गीता मोहन की किताब है, इनका भी इंपॉर्टेंट, गीता मोहन की किताब इन्होंने लिखा है, ये हामिद अंसारी के साथ मिलकर के, हामिद अंसारी जो आपके राष्ट्रपति थे उनके साथ मिलकर के उनकी जो है बायोग्राफी को लिखा है। इसमें गीता मोहन और प्लस हामिद अंसारी दोनों लोग शामिल हैं, गीता मोहन भी है और हामिद अंसारी भी, गीता मोहन और हामिद अंसारी, इनकी किताब को जो है ऑटोबायोग्राफी है इनकी, द स्टोरी ऑफ माई कैप्टिविटी सर्वाइकल एंड फ्रीडम। देखिए किताब का सेगमेंट है, इसमें कुछ बताना नहीं है, हमको भी सारी किताबें याद नहीं होती हैं, हमने नोट डाउन किया है, एक दो बार देखा है, लेकिन सामने मेरे याद है तो मैं 3 साल तक आपको बता दूंगा हाँ ये किताब इनकी है, क्योंकि इस किताबों बस एक बार आप नाम लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाली किताब? देखिए हामिद अंसारी जी ये जो है आपके 2 बार राष्ट्रपति रहे और रिटायर होने के बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वो बड़ा विवादास्पद हो गया था। ठीक, इसलिए इनकी किताब जो बायोग्राफी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चर्चित हो गई और इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकती है। ठीक, फिर ये जो प्रश्न है 40 ईयर्स विद अबुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये एक परीक्षा में आ भी चुकी है, ये आपके जो है क्लास में परीक्षा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखेगा। यह है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी भी आप ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद जी के ऊपर है, इंपॉर्टेंट बुक के रूप में हम इसको दे रहे हैं। फिर यहाँ शक्ति सिन्हा का हमने नाम दिया है, शक्ति सिन्हा की जो बुक है इसको भी आपको इंपॉर्टेंट बुक में देखना पड़ेगा। शक्ति सिन्हा की जो बुक है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, इनका कित का नाम है वाजपेयी, मतलब वाजपेयी के सरकार के समय, वाजपेयी द ईयर्स वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, मतलब वाजपेयी के ईयर कैसे, वाजपेयी जी के समय में इंडिया में कैसे परिवर्तन हुआ उसको इन्होंने किया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं। जयराम रमेश जी कांग्रेस यूपीए के समय में मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री रहे, इंपॉर्टेंट है, इनकी किताब है द लास्ट ऑफ एशिया
एशिया, द लास्ट ऑफ एशिया, द वॉयस दैट डिफाइंड द बुद्धा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बुक में इसको शामिल कर रहे हैं। देखिए ये राजनीति से हट के किताब लिखी गई है। आपको मालूम होगा एक किताब है गुणाल मिर्दल की एशियन ड्रामा, और एक किताब है इनकी लाइट ऑफ एशिया। एशियन ड्रामा पुस्तक है, उसमें बुद्ध को इन्होंने कहा लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश है बुद्ध को, समझ रहे, ज्ञान के क्षेत्र में। क्योंकि बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो परिवर्तन किया, उस समय की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के खिलाफ, आम नागरिकों के समर्थन में, क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन किया, जाति धर्म वंश को, इसको निर्मूल को समाप्त किया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लाइट ऑफ एशिया कई बार पूछी गई एशियन ड्रामा। उसी चीज़ पर इन्होंने भी लिखा है द लास्ट, लिखेगा द लास्ट ऑफ लाइफ ऑफ एशिया, द वॉइस दैट डिफाइंड बुद्धा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर द सेन टेम्परल की किताब, इनकी भी किताब इंपॉर्टेंट है बेटा। ये किताब का नाम है इनका, हम कल संकेत कर दे रहे हैं क्योंकि भाई याद नहीं हमको, हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए हमको आज ये चीज़ें देखनी पड़ रही, लिखनी पड़ी। किताब का नाम मिस न हो जाए, सही आपके साथ दिमाग में जाए, क्योंकि आपको इसी में से डाउनलोड करना है। ये किताब का नाम है फाइव पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न एशिया, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न एशिया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि 5 पार्टीशन कह रहा है कि एशिया का, इस किताब में वर्णन किया टेम्परल साहब ने कि एशिया का 5 भागों में बंटवारा हुआ, ठीक उसी की बात ये कर रहा है। जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, फिर आपको देख रहे हैं कि बांग्लादेश हो गया, ये 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें 5 पार्टीशन, और फिर जब से ये किताब लिखी गई, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, ठीक है, और फिर वहाँ ये म्यांमार हमसे अलग हुआ। ये सब मतलब लाइट ऑफ द एशिया के जो है 5, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया, इस मॉडर्न एशिया को बनाया है 5 पार्टीशनों ने। इसी 5 पार्टीशनों की ये कहानी इसमें दी गई है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं बता रहा हूँ अगर प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न नहीं भी बनते हैं तो यूपीएससी के मेंस में यहाँ से प्रश्न आने हैं। इस किताब के संदर्भ से प्रश्न आपको आने ही आने हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की किताब तरफ बढ़ते हैं। ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये भी कि इसमें हमने सबने वही किताब रखने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके जो है लेखक हैं नंदन नीलकेणी, प्लस और 1-2 और कीपिंग द सेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड। देखिए जो आपका आधार कार्ड है, इस पर जो है नंदन नीलकेणी ने बड़ा काम किया था, वो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। नंदन नीलकेणी की किताब का नाम है, इसमें इनके साथ नंदन नीलकेणी के साथ एक और है तनुज भोजवानी। इनके साथ कौन है? तनुज भोजवानी। ये 2 लोगों की संयुक्त किताब है, समझ रहे हैं? 2 लोगों ने मिलकर लिखा है इसको, संयुक्त किताब है ये। दोनों लोग इसके लेखक हैं, 2 संयुक्त किताब के लेखक हैं ये दोनों लोग। कौन? नंदन। लेकिन पूछा गया है अभी जल्द ही एक परीक्षा में, सिर्फ नीलकेणी के नाम से इस किताब को ध्यान में रखिए, कीपिंग सेल इन द डिजिटल वर्ल्ड। आपको यहाँ कैसे पकड़ेंगे? कीपिंग आ जाए समझिए नीलकेणी है। ऐसे ही हर किताब का एक कोड बना लीजिए, एक शब्द को, और इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोड बनाना आसान हो जाए, आप चीज़ों को आसानी से कर ले जाए। अनुपम खेर की जो किताब है बोयस योर बेस्ट डे इज दैट डे इज टुडे। इनके किताब में इन्होंने लिखा है कि आपका बेस्ट दिन आज है, मतलब ये वर्तमान में जीने की बात कर रहे हैं। इस किताब में इन्होंने संदेश दिया है कि आप वर्तमान में जिए, भविष्य हमेशा अच्छा, जो बीत गया उसके बारे में विचार नहीं करना है। एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में ये किताब लिखी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट किताब है सुदीप मिश्रा जी की, फियर्सली फीमेल
फीमेल, दुती चंद, ध्यान रखिएगा, दुती चंद स्टोरी। आपको मालूम है ये धाविका है और उन्हीं के बारे में ये पूरी किताब लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक में इसको आप रखिए, इम्पॉर्टेंट में ही मत रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बुक में रखिए। दुती चंद किताब में भी फेमस हैं और खेल के रूप में भी इनसे प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर संजय बारू जी की बात करते हैं। ये संजय बारू जी मनमोहन सिंह के समय में उनके सलाहकार थे। इनके ही किताब के ऊपर एक फिल्म बनी और बड़ी चर्चा में रही, जिन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी। ये फिर एक किताब के साथ आए हैं, इसमें लिखा गया है, ये किताब भी पूछी जाती है, इंडियाज पावर, इंडियाज पावर, एलिट क्लास, कास्ट, क्लास है, क्लास के पहले ही कास्ट है, कास्ट, क्लास और कल्चर। इस किताब को आप मोस्ट नहीं, हम तो कह रहे हैं 100% की श्रेणी में रखिए। ये मोस्ट संभावना इसकी 100% है इस प्रश्न, क्योंकि इस किताब में जो वर्णन किया गया है, संजय बारू जी को हमने बताया कि इनकी एक किताब थी जिस पर उन्होंने बार बार वो किताब पूछी कि फिल्म भी बनी, और इस किताब में अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हुए इन्होंने जो अनुभव किया कि भारत इंडियाज पावर, कि इंडिया का पावर जो है 3 ही चीज़ों में है, कास्ट में है, यहाँ कास्टिज्म है, यहाँ जो क्लासिज्म है, जिसे लोग एक एलिट वर्ग होता है वो, और कल्चरल रिवोल्यूशन में है, सांस्कृतिक क्रांति में। इन्होंने कहा कि पावर जो है 3 तरह पर केंद्रित हो गया है, कास्ट पे, क्लास पे और इसी पे ढेर जो है थिंकिंग क्रिएटर के रूप में। तो ये आपसे किताब पूछी जा सकती है मित्रों, हम इसको जो है 100% संभावित श्रेणियों में रख रहे हैं। ठीक, फिर ये अगली किताब है, हाउ अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ये कह रहे हैं कि कैसे हम क्लाइमेट डिजास्टर को जो है अवॉइड कर दें। क्लाइमेट में जो डिजास्टर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, प्रौद्योगिकी मानव। तो ये किताब है बिल गेट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। बिल गेट्स जैसा बिजनेसमैन ऐसी किताब को लिख रहा है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, बड़े लोगों की बात हमने कहा कि ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट या इस तरह हस्तियां लिखती पूछा जाता है। इंदिरा नूई कई बार चर्चित रही, कई किताब इनकी लिखी गई है। तो इस समय जो किताब इनकी है वो किताब है माई लाइफ इन फुल वर्क, माई लाइफ इन फुल वर्क, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड अदर, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको पकड़ेंगे कैसे? खाली माई लाइफ इन फुल वर्क्स भी किताब में पूछा जा सकता है, इतने दिन आप इसको ध्यान रखिएगा। जहां माई लाइफ आएगा, फुल वर्क आ जाए, फैमिली आ जाए। इंदिरा नूई पेप्सिको की वर्क सीईओ भी रही है, इस समय भी कार्यरत है पेप्सिको में, भारत की प्रमुख महिला हस्तियों में शामिल रही। तो इंदिरा नूई ने अपने जीवन के ऊपर इसको लिखा है कि मेरे जीवन का जो वर्क हमने किया, फैमिली और अपने भविष्य को देखते उन संस्मरणों को यहाँ लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रेरणादायक बुक है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है परीक्षा के दृष्टि से। यशवंत व्यास इन्होंने लिखा है ये चिताघर कामरेड गोडसे, चिताघर कामरेड गोडसे। ये वही गोडसे हैं जो गांधी जी को मार दिया था, उन्हीं के ऊपर ये किताब लिखी है, चिताघर कामरेड गोडसे। ख्वाब के 2 दिन की और किताबें हैं, ख्वाब के 2 दिन, लेकिन ये चर्चित हुए इसी किताब से, चिताघर कामरेड गोडसे, चिताघर कामरेड गोडसे। ये इंपॉर्टेंट बुक है, यशवंत व्यास की है। इसमें उन्होंने उन कारणों की चर्चा की है जो है गोडसे ने स्वयं दिया गांधी जी को मारने के लिए, और अन्य स्रोतों से इन्होंने वो बताने की कोशिश की कि किन कारणों से गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। उन कारणों को भी
ये जस्टिफाई कर रहा है, खंडन कर रहा है, अर्थात ये द्वंद्वात्मक किताब है, ठीक, इसलिए इसकी भी इंपॉर्टेंट है फ्रांस के। और शशि थरूर को मैं बार बार कहता हूं, देखिए पॉलिटिकल दृष्टि से अगर इनको देखेंगे तब इनके बयान और सारी चीजें कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर देती हैं कभी कभी, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से भारत के बुद्धिजीवियों में अग्रणी पंक्तियों में इनका रख रखा गया। और इनकी पिछली साल एक किताब आई थी डार्क एरा इन ईयर्स करके, उसमें इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों के आने के पहले था, और यूपीएससी ने मेंस की परीक्षा में उसी किताब को कोट करते हुए वहीं से कोट की निकाल कर प्रश्न बनाया था। तो शशि थरूर जो भी किताबें वगैरह लिखते हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत भी संसद की भाग में बैठकों में बात सुनने के इच्छुक हो तो कई बार विपक्ष के नेता भी इनकी तारीफ करते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, अर्थात इनकी विद्वत्ता की सब कोई कायल है, ठीक। इसीलिए शशि थरूर की किताब है, इन्होंने लिखा है मैं हिंदू क्यों हूँ। इसमें थोड़ा सा इस तरीके के विचार इनके ज्यादा आ रहे थे, मैं हिंदू क्यों हूँ। जैसे ये एक किताब भगत सिंह की थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उन्होंने लिखा मैं हिंदू क्यों हूँ, ये इनकी किताब है। फिर इनकी एक किताब है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। देखिए कुछ किताबें ऐसी होंगी उस नाम से पहले से किताबें रही हुई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसको भी लिख देना कुछ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यही किताब थी जिसमें यूपीएससी ने प्रश्न बनाया था। हमको सन याद नहीं है, मैं इसमें प्रश्न यहाँ से बनाया था, और यह किताब प्री में भी संभवतः पीसीएस में पूछा जा चुका है इनकी किताब, यह प्रश्न प्री में भी संभवतः आ चुका है। तो शशि थरूर जैसे व्यक्ति जब कोई किताब लिखेगा इंपॉर्टेंट होगा, वही हमारे कहने का मतलब, इसको ध्यान रखिएगा। द एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक के लेकर, ये हाथियों के जीवन शैली लिखा गया है, कल्कि कोचलिन की किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको ध्यान रखिएगा। कबीर बेदी, कुछ कभी कभी फिल्मों से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो कबीर बेदी ने लिखा है स्टोरीज आई मस्ट टेल, इनकी किताब है स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, इसमें इसने अपनी कहानी को इन्होंने लिखा है। उसके बाद फिर इसमें आगे इन्होंने लिखा एन एक्शन इमोशन जर्नी, इसी में है एन एक्शन इमोशन जर्नी। फिर प्रियंका चोपड़ा की किताब बहुत चर्चित रही यह किताब, और इस किताब पर इनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी एक छोटी सी, इस पर एक इनको कोई पुरस्कार भी मिला है, याद नहीं आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। अनफिनिश्ड, हमने आज बताया था कि आज की जो क्लास होगी ये जो है रुचिकर कम रहेगी लेकिन ज्ञानात्मक रहेगी, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आना है आपको। अनफिनिश्ड किताब है इनकी, अ मेमोर, आपको बस इतने ध्यान रखना है अनफिनिश्ड किसकी किताब है, तो प्रियंका चोपड़ा की किताब है, ठीक। फिर इनकी विवेक देवराय की है भारतीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राजनयिक है, मतलब सचिव का स्तर के बड़े उच्च है। भारतीय रेल पर इनका है भारतीय रेल देश की जीवन रेखा, इन्होंने रेलवे के बारे में लिखा है कि भारतीय रेलवे का भारत की इकोनॉमी में कैसे योगदान है, भारत की सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान है, कैसे वो लोगों को मैक्सिमम रोजगार दे पा रही है, कैसे उसमें तरक्की हो रही, कहाँ से हम सफर को शुरुआत किए और क्या क्या सुधार की अवस्थाएं हैं। तो रेल को भारत की जीवन रेखा, जैसे पहले कहा जाता गंगा नदी जमुना नदी, गंगा यमुना दोआब भारत की जीवन रेखा है, नदी विश्व सभ्यताओं की पालना है, उसी तरीके से रेल के महत्व को इन्होंने दिखाया है भारतीय रेल के, इसलिए यह किताब इंपॉर्टेंट है। वो उच्च स्तर के अधिकारी है, उनकी किताब है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा में भी रहती है। द वार दैट एंड मेड, ये किताब है आपकी अनुषा नंद कुमार की, द वार मेड आर एंड एड, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी।
फिर एक किताब सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की बड़ी चर्चा में है, इसको भी लिख लीजिए, योगीज गाइड टू योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेंसिटी। यहीं तक पूछी गई है किताब, योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेंसिटी। ये किताब इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही। गौतम सेन की किताब भी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी गई है, द ऑटोमोबाइल एंड इंडियन लव फेयर। ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंडियन को महत्व देने के लिए किताब लिखे, इंडियन अफेयर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडियन अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ये किताब लिखी गई है कि भारत में उभरते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो क्षेत्र है, जो जिंदगी है, उसी की कहानी है। ठीक, अभिषेक सहाय की जो किताब है, बैरिकेड जिंदगी काफी है। इनकी किताब है कि एक जिंदगी काफी है। इनकी किताब है एक जिंदगी काफी है। ये इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी काफी है, जिंदगी काफी है इनकी किताब है। कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, जर्नी टू टेस्ट ट्रम्पिंग। ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कई बार प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा बन रही है इसकी। ठीक, इसको ध्यान रखें। रामचंद्र गुहा की किताब है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इनकी किताब का नाम है। फिर ये कौनसन हिमालय जी जो है, इनकी किताब है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है इनकी, बिनो चोपड़ा किताब है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेंस ऑफ लाइफ एंड सिनेमा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है ये आपकी कौशिक जी की, जिसकी हमने प्रश्न ही बनाया है। फिर दूसरे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ये आपका मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालय इको। हिमालय के पर्यावरण पे कैसे जो है क्षति हो रही है उसकी जो है ये किताब है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद, ये पुस्तक आपके ह्यूमन राइट मंत्री थे, अब नहीं रहे, स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा ले लिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक की किताब है, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव कौल की जो प्रमुख किताब है अंतिमा, इनकी जो किताब है अंतिमा। ठीक, अंतिमा इंपॉर्टेंट बुक है, ये महिला के बारे में लिखी गई है अंतिमा। फिर नेक्स्ट किताब है शांतनु नायडू की आई कम अपॉन ए लाइट हाउस। आई कम अपॉन ए लाइट
हाउस, फिर आगे इसमें जोड़ दिया है ए शॉर्ट मेमोर है उसको छोड़ दीजिए। फिर ये इनकी किताब भी इम्पोर्टेंट है, जस्टिस इनकी बायोग्राफी है, उसमें उन्होंने लिखा है, इनकी बायोग्राफी है, सच्चर जी की बायोग्राफी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इनकी बायोग्राफी का नाम है इन कंसल्ट ऑफ जस्टिस, पेस्टिसाइड है ये। इन प्रेस्टिस ऑफ जस्टिस, प्रेस्टिस ऑफ जस्टिस, ES है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हमने बताया आज की क्लास में आपको सिर्फ जो है छोटे बच्चों के तरीके से लिखने वाली क्लास है, किताबों के नाम आपको लिखने हैं। ये इम्पोर्टेंट बुक है, जस्टिस सच्चर साहब की बायोग्राफी है। सच्चर साहब वही है जिन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम बना था, सच्चर कमेटी 15 सूत्री कार्यक्रम मनमोहन सिंह के ज़माने में बना था, आपको ध्यान रखना वही सच्चर साहब है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों में सुधार कैसा हो उसके ऊपर इनकी रिपोर्ट है, तो इनकी बायोग्राफी है इन प्रेस्टिसाइज ऑफ जस्टिस, इन प्रेस्टिसाइज ऑफ जस्टिस। ठीक, अगला है द राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का संबंध किससे है? द राष्ट्र प्रथम स्वर्णिम गाथा का समय जो है ये पूछा गया है, आपका गाथा का संबंध है 1857 के स्वर्ण ऑफ मस्तान, 1857 के स्वर्ण ऑफ मस्तान। ये विनीत वाजपेयी की किताब है, विनीत वाजपेयी। देखिए इस किताब में इन्होंने 1857 स्वर्ण ऑफ मस्तान इनकी किताब है, उसी में इन्होंने प्रथम राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा 1857 से लेकर के 82 वर्षों तक की कहानी को इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। ठीक, और फिर जो है इसका आंसर जो है इस पुस्तक का, सॉरी ये है CRPF का गरिमामय इतिहास। इस पुस्तक ये जो है CRPF का गरिमामय इतिहास है। इस पुस्तक में इसमें 82 वर्ष हो गए CRPF की स्थापना की, उसी का इतिहास है। और 1857 में स्वर्ण ऑफ मस्तान में ये 1857 से लेकर के अब तक की जो कहानी है उसको विनीत वाजपेयी जी ने लिखा है। ये थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दोनों किताब इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है आपका गेजिंग स्टडीज द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवोल्यूशन ऑफ चाइना के लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ये किताब है रोमिला थापर जी की, एंशिएंट हिस्ट्री पे इन्होंने काम किया, मौर्य साम्राज्य पर इनका वर्क है, मौर्य वंश पर, ये इनकी किताब है, निश्चित इंपॉर्टेंट किताब है हिस्टोरिकल दृष्टि से ये। फिर अगले राम सेवक शर्मा जी की जो किताब है द मेकिंग ऑफ आधार, द मेकिंग ऑफ आधार, मेकिंग ऑफ आधार, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। द मेकिंग ऑफ आधार से ही समझ लीजिए, आगे किताब है द वर्ल्ड लार्जेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाला आधार कार्ड है, आइडेंटिटी को, राम सेवक शर्मा जी किताब है, नेम इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा। नॉट मैनी बट वन, नॉट मैनी बट वन इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब में जो है कई अंग्रेजी किताबों का संग्रह है। फिर राम महादेव ने बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इनकी किताब का नाम है बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट। ठीक, बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनका भी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए।
राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी के लेखक हैं इम्तियाज अनीस, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, खेल सेगमेंट का इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न जो है आपका कांति वाजपेयी का, इंडिया वर्सेस चाइना पे लिखा गया है, इंडिया वर्सेस चाइना की किताब है। इज इंपॉर्टेंट है, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, इस किताब पे आगे है वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक। फिर इनकी किताब इंपॉर्टेंट है जस्टिस के राजन की, एग्रीकल्चर एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब, अब तक जितनी किताब बताया है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्रीकल्चर एक्ट 2020, इनकी बुक का ही नाम है। तो कृषि किसानों का चर्चा है, 3 कानूनों की, तीनों कानूनों की यहाँ इन्होंने समीक्षा की है, तीनों कानूनों की, तीनों के पक्ष बताए हैं, तीनों के विपक्ष बताए हैं। तो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 जस्टिस ए के राजन, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये किताब हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जस्टिस थीएल की नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन्स, नेम्स ऑफ द वुमेन्स, ये इनकी किताब है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ में पहली निजी कंपनी कौन थी, ये ध्यान रखना है आपको। निजी कंपनी की बात कर रहा है, स्काई रूट थोड़ा सा तथ्यात्मक प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली, इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, इसमें टाटा कंपनी है, स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, ये हम यूएसए की एलन मस्क की कंपनी है, ये भी प्रक्षेपण यान भाग लेती है, ये सब चीज़ों में भागती है, नासा के बराबर काम करती है। तो इसका आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। फिर इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इंडिया एंड द पास्ट प्रेजेंट, ये शिवशंकर मेनन साहब, ये राजदूत रहे, ये इंपॉर्टेंट किताब है, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, मतलब भौगोलिक रूप से भारत और उसके आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, द पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब भूत पे और वर्तमान में किन परिस्थितियों के द्वारा विदेश नीति ये सारी चीजें संचालित होती है, संबंध, उसको इन्होंने शिवशंकर मेनन साहब ने लिखा है, इसलिए यह किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। सलमान रुश्दी ने बहुत किताबें लिखी है, लेकिन लेटेस्ट जो किताब जो चर्चा में है वो है इनकी लैंग्वेज ट्रूथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020, ये इंपॉर्टेंट सलमान रुश्दी की किताब है, इंपॉर्टेंट बुक है। ये विजय जॉली की है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इसमें इन्होंने दिया क्यों मोदी को दोबारा मौका मिला 19 के इलेक्शन में, उससे संबंधित चीजों की चर्चा की है। और इसमें अमिताभ शेखर इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट द स्टेट इनकी बुक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक। फिर नेक्स्ट बुक है द सेवन शिफ्ट ऑफ बीइंग ए मदर लेखक, द सेवन शिफ्ट ऑफ बीइंग मदर लेखक, इनकी किताब है ताहिरा कश्यप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी नोट करिएगा, ताहिरा कश्यप जी की इंपॉर्टेंट है। एरिन कॉर्ले, इनकी भी किताब की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पॉल रोडरी की चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, इसलिए इन तीनों लोगों की किताबें हम आपको वीडियोस में पहले दे चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उस पर विशेष चर्चा भी किया था। स्पेस एंड बियॉन्ड, अगली जो किताब है आपकी स्पेस एंड बियॉन्ड
प्रोफेशनल वाइज ऑफ ए कस्तूरी रंगन। ये इंपॉर्टेंट बुक है, कस्तूरी रंगन पर लिखी गई है, जो स्पेस अभियान। इस पुस्तक के लेखक है बी.एन. सुरेश। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एन. सुरेश। और इसमें अवतार भसीन सिंह की एक नई किताब आई है, नेहरू तिब्बत चाइना। नेहरू तिब्बत चाइना, नेहरू तिब्बत चाइना इनकी किताब है, इंपॉर्टेंट है। और बद्री नारायण की जो बुक है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व, हाउ द संघ, हाउ द संघ, हाउ द संघ रीशेपिंग इंडिया, रीशेपिंग इंडियाज, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियाज, इंडियन डेमोक्रेसी। इतनी बड़ी किताब नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व हाउ किसकी पुस्तक है, या यहाँ से पूछ दे हाउ द संघ रिसेप्टिंग। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, बद्री नारायण जी ने, ये दलित चिंतक है, दलित लेखक है, दलितों पर ज़्यादा लिखते हैं, तो इन्होंने लिखा है कैसे संघ ने भारत के अंतिम पायदान पे खड़े दलितों के बीच में अपनी काम किया, वर्क किया और लोकतंत्र को नया रीशेप देने की कोशिश की है, उसी पर ये वर्णन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका परिणति। क्या परिणति क्या है? ये परिणति एक जो है क्या है, इसकी जो ये केंद्र विद्युत मंत्रालय द्वारा एक ई टेंडरिंग पोर्टल है, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, नई चीज है, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसमें जो विकल्प दिए इसको हमने पहले ही बता चुका है आपके, ये अर्तावर कीस है, ये क्या है, ये हम आपको सब बता चुके हैं। ठीक, अर्तावर कीस, ये सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अंतिम प्रश्न है अमेठी संग्राम। अमेठी संग्राम देखिए, जो राहुल गांधी को जो हराया उन्होंने, तो वो पूछा गया अनंत विजय जी ने अमेठी में कैसे राहुल गांधी हार गए, और क्योंकि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ियों था, तो उसी किताब को यहाँ दिया गया है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास हम खुद आशा करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रही होगी, क्योंकि किताबों के बारे में वर्णन होता है तो सिर्फ किताब और लेखक के नाम देने, अब इतना समय भी नहीं देता हर किताब पर हम 5-5 मिनट आपको बताएं कि इसमें क्या है। बस आपकी परीक्षा प्रीलिम्स की है, उस प्रीलिम्स की दृष्टि से हमने ये प्रश्न श्रृंखला बनाई कि आपको कितने प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न आपको जो है इस श्रृंखला से मिलने की संभावना है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ सिर्फ ये काम करिएगा, जो हमने 15-16 प्रश्न सीधे सीधे आंसर आपको दिए हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, और जिन किताबों पर इंपॉर्टेंट किया उसको ध्यान रखें। अर्थात 15-16 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको 35 किताबों के, आज 35 से 40 किताबों के लेखकों के नाम को बताने की कोशिश की है, और पीछे की श्रृंखलाओं में भी हर बार 1-2 किताबों को देने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको लेटेस्ट करंट के साथ साथ आपको पुरस्कारों की श्रृंखला ले आएंगे, कुछ आपको ओलंपिक से लेके आएंगे, कुछ व्यक्तित्व खेल वगैरह से लेके आएंगे, और धीरे धीरे ये श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल रही है। आप लोगों को भी तैयारी अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को देखिए, UIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए, और हमारे सभी एक्सपर्टों के द्वारा लास्ट 15 दिन में जो आप पढ़ सकते हैं, जब आप भोजन बनाते रहिए, दोनों मीटिंग जब पढ़ने की मुद्रा में ना हो तब आप UIS चैनल को लाइक करिए, उसमें जो है करंट अफेयर्स को देखिए, पुराने हमारे पॉलिटी के सेगमेंट को देखिए, उसकी व्याख्या को देखिए, साइंस में उसकी व्याख्या को देखिए, ज्योग्राफी में देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने की संभावना रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।